जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 में कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत आप लोग सीख रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर आपका चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक बेटा, ये चैप्टर चल रहा था। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा बेटा है तीसरा। ये लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? तीसरा। ये लेक्चर नंबर हमारा बेटा है तीसरा। और आज इसके अंतर्गत आप लोगों को सीखना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत जो हेडिंग रहेगी बेटा क्रांतिक कोण। क्या रहेगी? क्रांतिक कोण। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे, जिससे क्या करें आप आसानी से उसको नोट भी करते चले साथ में और अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, जिससे क्या हो आसानी से आप लोग उसको पढ़ सकें। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण। क्या हेडिंग बेटा पड़ेगी? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण समझाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि इसके पहले प्रीवियस के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम, लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 आया था, उसमें बताया गया था आपको बेटा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है तथा विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। ये इतनी चीज आपको इस चैप्टर में सिखाई जा चुकी है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को आज सीखना है क्रांतिक कोण। बात समझे? आप लोगों को क्या सीखना है? क्रांतिक कोण सीखना है। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करें। आप लोग ये लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है और पढ़ाने में क्या और अच्छा मन लगता है, आप लोगों को सिखाने में क्या और अच्छा मन लगता है। इसलिए आप कमेंट भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। ठीक है ना? चलिए ठीक, क्रांतिक कोण स्टार्ट करते हैं। क्रांतिक कोण स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेटा हो गया, ये मान लेते हैं हमारी कांच की एक पट्टी है। क्या मान लेते हैं? कांच की ये पट्टी। इस पट्टी को बनाएंगे, हमारी कैसी पट्टी है? ये कांच की पट्टी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस कांच की पट्टी पे ये हमारा अभिलंब हो गया। डॉट बना लिया ऐसे खींच के। ये कांच की पट्टी हो गई, ये हमारा अभिलंब। डॉटेड भी बना सकते हैं आप क्या करते हैं, इस पे एक प्रकाश की किरण को हम आपतित कर रहे हैं। क्या है? प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर का जो माध्यम है उसको मान लेते हैं सघन माध्यम है। क्या बेटा? सघन माध्यम है। और इसके नीचे का माध्यम जो है कैसा है? विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है और ये कैसा है? विरल माध्यम। यानी कि इस पट्टी के ऊपर का जो भाग है उसको क्या कहेंगे? सघन माध्यम। इस पट्टी के नीचे जो इतना भाग है इसको विरल माध्यम कहते हैं। बस है ना? इस पे क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को हम आपतित करते हैं। ये हमने एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इससे पहले वाली वीडियो में देखना, बताया भी है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से बेटा क्या होती है? दूर हटती है। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ पा रहे? तो इस किरण का नाम बेटा मेरे नंबर 1 किरण है और जैसे इसको आपतित किया तो क्या अभिलंब से दूर हट जाएगी। जिस मार्ग पे जाना कैसे चाहिए था? ये सीधे ऐसे से जाना चाहिए था, तो ऐसे ना जाके क्या करती है? ये अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। जाना चाहिए था सीधे, सीधे ना जाकर अभिलंब से क्या हो गई? कुछ दूर हट गई। तो एक यहां से आपतित की, एक निकल गई। नंबर 1 किरण यहां से निकल गई। दूसरा बात क्या करते हैं? दूसरा फिर क्या करते हैं? दूसरी किरण यहां से आपतित करते हैं इस पे। ये मान लेते हैं दूसरी किरण हमने आपतित कर दी। ठीक बेटा, ये कौन सी किरण है? ये मान लेते हैं दूसरी किरण हमारी हो गई, ये आपतित की। अच्छा, ये भी होगी तो सघन से विरल में ही जा रही है, तो ये भी क्या होगा? अभिलंब से और दूर हटेगी।
ये मान लेते हैं अभिलंब से और दूर हट गए। सीधी बनाइएगा बेटा। ये किरण नंबर हमारी 1 थी बेटा, और ये हमारी किरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि 2 यहाँ से आपतित की थी तो 2 हमारी यहाँ से निकल भी गई। बात समझ में कि नहीं। यहाँ पे आपतन कोण का जब जब हम मान बढ़ा रहे हैं तो क्या अपवर्तन कोण का मान भी साथ ही में बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा भैया, जब आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी साथ ही में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पुनः हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ये मान लीजिए किरण नंबर 3 आपतित करते हैं, तब इस बार क्या हुआ, ये किरण नंबर 3 जो है पृष्ठ से होकर जाने लगी, जो पट्टी थी उसी से होकर जाने लगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, देखो डिफिनेशन क्या बनी भाई। पहले हमने क्या किया, एक पट्टी ली, उस पे क्या अभिलंब डाल दिया, ये बेटा हमारा क्या अभिलंब डाल दिया, और अभिलंब डालने के बाद क्या पहली किरण जब डाली, जो कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, इसीलिए अभिलंब से दूर हट गई। फिर दूसरी किरण हमने जब डाली इस पे दूसरी, तो ये थोड़ा और दूर गई, तीसरी डाली तो थोड़ा और दूर गई। कहने का मतलब ये बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, बातें क्लियर हो रही है ना दोस्तों। आगे समझते देखो। अब डिफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो समझे। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं बेटा, ये ऊपर वाला क्या बनता था, आपतन कोण बनता था, आपतन कोण बनता था कि ये आपतन कोण। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। जैसे देखो आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ाया तो इतना हुआ। जैसे ये 30 डिग्री था तो यहाँ बढ़ाए तो कुछ ज्यादा बनेगा 30 से ना, यहाँ पे कुछ तो ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बनेगा बेटा, कुछ यहाँ 30 से ज्यादा बनेगा। फिर बढ़ाया तो कुछ और बना जाके, मान लेते 70 बना जाके, और फिर बनाया बढ़ाया जब आपतन कोण इतना, ये एंगल हुआ, ये मान लेते कितना हुआ 60 डिग्री हुआ, तब वो 90 डिग्री हो जाता है। बात क्लियर है कि नहीं। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ये लगातार बढ़ रहा है, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर, किस निश्चित आपतन कोण पर, ये एक निश्चित आपतन कोण पर, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस बात को ध्यान कीजिए, यही बात है इसमें दम, इतनी दम है। एक निश्चित आपतन कोण पर, कौन सा निश्चित आपतन कोण, ये वाला एंगल दिखाई पड़ा ना। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बेटा बात समझ में आई। एक बार और डिफिनेशन बता रहे हैं। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, ये वाला, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। और इससे बेटा आईसी से पता चलता है, किससे, आई और सफिक्स में सी, आई सफिक्स में क्या, सी। कहीं कहीं पे आपको सी खाली ओनली सी भी लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत घबराइएगा नहीं। चाहे यहाँ आई सी लिख ले या क्या लिखते हैं, आई सी, तो कहीं कहीं पे सी भी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पे क्या, आई सी। सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसीलिए यहाँ क्या लगाते हैं सी। तो ये कितना, ये हमारा आई सी हो गया, यही हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। देखो जल्दी से बेटा आगे डिफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। क्रांतिक कोण हेडिंग पढ़िए, जल्दी से लिखो भाई, और साथ ही में लिखना, साथ ही में स्टार्ट करना लिखने के लिए। देखो जब पहले लिख लो, ये चीज बता दो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब कैसे क्या होती, दूर हटती। लिख लो फटाक से। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कौन, प्रकाश की किरण, तो वह अभिलंब से, दूर
हटती है या हट जाती है, हट जाती है, ये होगा। फिर चित्र बना लीजिएगा उसके नीचे, ये लिख लीजिए, उसके नीचे आप चित्र बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए भैया डेफिनेशन नई लाइन से, जब आपतन कोण का, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बेटा इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? तथा, क्रांतिक कोण कहते हैं इसे, तथा इसे IC से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। बेटा यहां सही कर लो, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। देखो भाई यहां गड़बड़ हो गया, छूट गया, इसको लिख लो भाई। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। इस बात से, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर, आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिसे लिखते रहिएगा भैया, जिसे, भैया यहां सही कर लीजिए, गलत हो गया, जिसे क्रांतिक, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे बेटा कहते हैं, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, तथा इसे आई सफिक्स में क्या, सी सफिक्स मतलब इसके नीचे, आई सफिक्स में सी से प्रदर्शित करते हैं, IC से प्रदर्शित करते हैं। दिखाई नहीं पड़ा क्या? IC से प्रदर्शित करते हैं, यहां तो दिखाई पड़ा है जिसे क्रांतिक कोण, यहां तो दिखाई पड़ा कि नहीं? ये नहीं दिखाई पड़ा? अच्छा ये दिखाई पड़ा है, अच्छा ये दिखाई पड़ा, तो चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यहां तो दिखाई पड़ा, ठीक है। चलो इसके ऊपर लिख देते हैं भाई, इसके आगे लिख लिया, जल्दी से लिख लो, स्टार्ट स्क्रीन ले लो जल्दी से भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। 90 डिग्री हो जाता है, जिसे यहां होगा, यहां तक होगा, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, यहां लिख लेना, जिसे, इसके आगे आप कहां से लिखेंगे? यहां से, जिसे क्रांतिक कोण
आई सफिक्स में सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में है कि नहीं? यहां के बाद ये नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए रब किया, यहां के बाद अब यहां से लिखेंगे। बात समझ में है कि नहीं? जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं? जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं भैया, इसको रख कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़े भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको भी हम करें भाई। नोट्स भैया साथ में बनाते रहे, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो साथ में नोट्स बनाते ही रहे। ठीक है, अब भाई साहब हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला माध्यम जो हमारा क्या है, यदि हम पहला माध्यम मान लेते सघन था ही, तो सघन के साथ मान लेते हैं पहला माध्यम जो हमारा कांच है। क्या है? प्रकाश की किससे यानी कांच। तो पहला माध्यम कांच, और कांच को इसमें ग्लास कहते हैं, उसे कैसे लिखते हैं? जी से। नहीं समझे? पहला माध्यम बेटा हमने क्या मान लिया? कांच है। जो हमने सघन माध्यम माना था वो क्या मान लिया? कांच है। और कांच को कैसे लिखते हैं? जी से। दूसरा माध्यम हमारा क्या था? विरल माध्यम था, तो हम विरल माध्यम मान लेते बेटा क्या है? वायु। और आपको पहले से पता वायु को कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। बात समझ में आई नहीं? पहला माध्यम हमने क्या मान लिया? कांच है, और दूसरा माध्यम क्या है? वायु है। तो यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लिखते थे कि नहीं? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखें, या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि किरण किसमें? सघन से विरल में जा रही है। तो चाहे लिख ले कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिख ले, या सघन क्या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख ले। तो हम लिख रहे हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा? तो क्या लिखे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। और आपने इसके पहले पढ़ रखा है, इसके अगले कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बेटा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि ANG। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये होगा? नहीं, कांच है ना पहले, तो कांच यानी कि पहले क्या लिखेंगे? कांच, उसके बाद क्या लिखेंगे? वायु। उसको पहले क्या लिखेंगे? कांच। तो पहले कांच के लिखो, पहले GNA बेटा, GNA। हमने कल क्लास में आपको पढ़ने को सिखाया था कैसे पढ़ा जाएगा। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। समझ आए? तो कहते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इतना ना लिखकर, जितना ही लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उतना ना लिखकर सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम? GNA। अच्छा, हमने स्नेल का नियम पढ़ाया था, तो आपने क्या सीखा था? स्नेल का नियम जो बेटा होता है, n बराबर क्या होता था? n बराबर sin I अपान sin R, या 1n2 लिखा था। 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब यहाँ पहला माध्यम लेते थे तो एंगल पहला यहाँ ले लेते थे, ऐसे हो जाता है। दूसरा माध्यम लेंगे तो यहाँ एंगल दूसरा हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार इसमें स्नेल का नियम लगा दे तो GNA बराबर कितना हो जाएगा? पहला माध्यम बेटा क्या है हमारा? सघन है, और सघन माध्यम में एंगल क्या बनना है हमारा बेटा? sin I तो रहेगा ही। तो sin I और I के स्थान पे इस बार क्या है? IC। भाई यहाँ पे sin I है, और I के स्थान पे यहाँ पे क्या यूज किया गया? IC। तो sin IC हो जाएगा बेटा, बटे फिर क्या लगता है? sin होता था, तो sin है, फिर R। अपवर्तन कोण का मान कितना बेटा? यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना बेटा? 90 डिग्री है। समझ में आ रहा क्या? अच्छा ठीक। अपवर्तन कोण का मान कितना है? यहाँ 90 डिग्री था, तो ये कितना? 90 डिग्री होगा। अच्छा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे, और उनके मान भी आपको याद होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को उनके मान भी याद होंगे। तो बेटा जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है बेटा, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं साइन 90, क्योंकि साइन 90 बराबर बेटा होता है 1। जब आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा होगा उसमें आपको बताया गया होगा साइन 90 बराबर 1, हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना? बात समझ रहे हैं? हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसमें बताते त्रिकोणमितीय फलन के मान।
तो इसमें साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1। तो जहां पे साइन 90 है उसके स्थान पर हम 1 लिख लेंगे। तो यहां पे सिर्फ देखो क्या मिल जाएगा हमको, जी एन ए बराबर कितना, साइन आईसी अपान कितना, साइन 90 के साथ लिखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। बस समझ पा रहे कि नहीं। तो जी एन ए बराबर साइन आईसी अपान 1 हो गया। अब 1 को हटा दें, यदि हम 1 को हटा देते हैं तो कितना होता है, जी एन ए बराबर आपका बराबर कितना होगा, साइन आईसी, जी एन ए बराबर कितना हो गया, साइन आईसी। एक तो ये मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, जी एन ए बराबर साइन आईसी मिल गया। अब देखो आपको क्या पेपर में जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, जो क्वेश्चन लगाने होंगे उसमें क्या दे रखा है, कांच के सापेक्ष, यदि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। या यदि क्रांतिक कोण का मान आपको दे रखा होगा तो कांच के सापेक्ष क्या, कांच के सापेक्ष क्या पूछ सकता है, वायु का अपवर्तनांक पूछ सकता है बेटा, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। अच्छा एक मामला मैंने आपको और सिखाया था, जैसे आपको बताया था कि क्या होता, चूंकि आप जानते हैं इसके पहले जी एन ए बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, जी एन ए बराबर 1 अपान ए एन जी, जी एन ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपान ए एन जी, आपको बता चुके हैं। और जिसके समझ में ना आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देखें, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, तो ये सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएगी कि जी एन ए बराबर 1 अपान ए एन जी आया कहां से। ठीक है, इसके पहले की थोड़ी मेहनत आप लोग भी करिए। तो जी एन ए बराबर कितना, जी एन ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान ए एन जी, तो जहां पे जी एन ए वहां पे क्या लिख सकते हैं, कितना क्या लिख सकते हैं 1 अपान ए एन जी। ये भी सही है, मतलब ये तो फार्मूला बना ही बना, लेकिन यदि हमको ए एन जी बराबर पूछ लेता, आईसी का मान दे रखा होता, तो वहां पूछता क्या ए एन जी बराबर, तब कैसे निकालते। तो जी एन ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अर्थात जी एन ए के स्थान लिख सकते हैं बेटा 1 अपान ए एन जी बराबर कितना, साइन आईसी। अब देखो इसके 1 अपान में है, 1 अपान में है, तो इसको यदि हम इधर पलट दे तो इधर भी पलट जाएगा भाई। इसके नीचे यदि हम 1 मान लें तो दिक्कत, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो गया, किसी को 1 से डिवाइड करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि 1 से इसको हम डिवाइड कर दे तो साइन आईसी ही तो रहेगा। यदि हम इधर पलट रहे हैं तो इधर भी पलट दे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, बात एक ही। तो हम इधर पलट रहे हैं तो देखो क्या मिलेगा, इधर पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो बचेगा बेटा क्या बचेगा, ए एन जी, क्या बचेगा ए एन जी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ये पलटेंगे ये 1 ऊपर चला जाएगा और साइन आईसी नीचे, तो 1 अपान साइन आईसी, ये सफिक्स में सी रहेगा, बार बार बोलना चाहिए। ये फार्मूला आपको मिला जाके क्रांतिक कोण में, बात समझ पा रहे हैं, क्रांतिक कोण में आपको ये इतना फार्मूला मिला जाके कि ए एन जी बराबर 1 अपान साइन आईसी। यदि आपको जी एन ए दे रखा होगा तो आप जी एन ए बराबर क्या, साइन आईसी लगा लेंगे, और यदि आपको जी एन ए नहीं दे रखा तो इस फार्मूले से जी एन ए को ए एन जी में कन्वर्ट कर लेंगे। ए एन जी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि आपको दे रखा है और क्रांतिक कोण का मान पूछा कितना है, क्रांतिक कोण क्या होगा, तो आप क्या इस फार्मूले से हम ए एन जी निकाल सकते हैं, इसके स्थान पे रख सकते हैं। ठीक है, ये क्रांतिक कोण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इतना आपको क्रांतिक कोण में करना था, और इन दोनों पे आपको क्या न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो भैया, जल्दी से 60 सेकंड ले लो। क्लियर, आगे बढ़ते भैया, लाइक करते हैं भैया, सब्सक्राइब भी करते रहे, साथ में शेयर भी करते रहे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हेडिंग है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपकी अगली हेडिंग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये दोनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रांतिक कोण भी आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है,
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, यहाँ से पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए दोनों डिफिनेशनों को बहुत ध्यान से सीखना है और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। बात समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको समझते हैं भैया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर चलते हैं। ये मान लेते हैं कांच की पट्टी है बेटा हमारी, ठीक है जी, हमारी कांच की पट्टी, ये अभिलंब है, अभिलंब को डॉटेड बनाया, सीधे खींच ले, बात एक ही। बात समझ में? वही मात्र चीज इसमें कंडीशन है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी ही चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी बेटा होगा जब प्रकाश की किरण कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। बात समझ? पूर्ण आंतरिक तभी संभव होगा जब प्रकाश की किरण से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा सघन माध्यम, यानी कि इस कांच की पट्टी के ऊपर का भाग जितना वो सघन माध्यम, इस कांच की पट्टी के नीचे का, इस पट्टी के नीचे का जितना भाग है वो कितना है, विरल माध्यम हो गया। राइट, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझो, इस पे क्या करते हैं, पहली किरण को हम आपतित कर रहे हैं, तो ये पहली किरण में आपतित की, किरण नंबर फर्स्ट। तो आपको पता है जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हटती। जाना है तो कैसे चाहिए, सीधे ऐसे, इसी जिससे जैसे आ रही सीधे तो सीधे ही जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाके क्या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखो ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गई, ये किरण नंबर हमारी एक आ गई। फिर क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाएंगे, तो क्रांतिक कोण का और मान बढ़ाएंगे, ये तो आप लोग कहेंगे सर ये तो इसके पहले चित्र भी बना चुके हैं, यही बना रहा है, समझ में आ रहा होगा ना, तो उसी से संबंधित कुछ डिफिनेशन है। ठीक है, तो और आप क्या इसका आपतन कोण का मान हमने और बढ़ाया, तो क्या अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर जाने लगी। बात समझ पा रहे हैं? आपतन कोण का मान जैसे हमने बढ़ाया और बढ़ा दिया, पहले इतना था तो अपवर्तित किरण यहां से जा रही थी, और क्रांतिक कोण का मान हमने और बढ़ा दिया, तो इस आपतन कोण पर क्रांतिक कोण कितना हो गया, इतना हो गया। और क्या मतलब जो किरण नंबर 2 की थी, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तित जो किरण थी वो क्या पृष्ठ से होकर जाने लगी। अच्छा, अधिकतम ही आपतन कोण होगा, अधिकतम आपतन कोण पर अपवर्तित किरण किससे जा रही, पृष्ठ से होकर जा रही। अच्छा, आपतन कोण का मान यदि और बढ़ा दें हम, तो समझिए आपतन कोण का मान यदि हम और बढ़ा दें, ये बढ़ा दिया, तो ये किरण नंबर कितनी बेटा होगी हमारी 3। अच्छा, आपतन कोण का मान हमने और बढ़ा दिया, तो ये किरण होके जाएगी कहां से, ये हमने किरण जो हमने बढ़ाया है आपतन कोण का मान और, तो ये किरण कहां से होकर जाएगी भैया, ये बताओ। ये किरण ऊपर ही तो बढ़ेगी लगातार, ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि सीध में चली जाएगी बिल्कुल ऐसे से, ये ऊपर जाएगी। तो जब हम आपतन कोण का और मान बढ़ाते हैं तो किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये किरण नंबर 3 हो गई, और यही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक बात पुनः समझिएगा, हमने क्या किया, किरण नंबर 1 इस पे आपतित की, क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, तो क्या हुआ, अभिलंब से कुछ दूर हट गई। फिर पुनः क्या किया, फिर किरण नंबर 2 आपतित की, तो किरण नंबर 2 जब आपतित करते हैं तो इस आपतन कोण पर ये किरण क्या, जो अपवर्तित किरण हो पृष्ठ से होकर जाने लगती है। फिर पुनः क्या करते हैं, किरण नंबर जो हमारी 3 थी, इसको जब आपतित करते हैं तो क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इन सारे वर्डों को एक माला में पिरोहे और क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, जब कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन लिखना जरूरी है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, पृष्ठ से होकर जाने लगती है। तथा जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, पृष्ठ से होकर जाने लगती है। बात समझे? और यदि हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाते हैं, बात समझे कि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो अपवर्तित किरण क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। बात समझना कि नहीं, अपवर्तित किरण क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको लिख देते हैं भाई, फिर समझा देंगे एक बार अभी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखेंगे, जब
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से, अविलंब से, अविलंब से दूर हट जाती है, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। बात समझ आया कि नहीं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। बात समझ आया कि नहीं? इतना लिख लीजिए, फिर जब ऐसा लिखते हैं उसको बराबर है, ये लिख लीजिएगा, उसके नीचे चित्र बना लीजिएगा, या चित्र सबसे पहले बना लो उसके नीचे लिख लो, सारे इसमें लिए फटाक से। आगे समझो भैया, आगे लिखते हैं भैया, देखते हैं आगे लिखने भैया। अब डिफरेंशियल लिखते हैं, देखो देखो, यदि क्या लिखते हैं, यदि इस लिखने स्टार्ट करें, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, तथा जब आपतन, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, तथा जब आपतन कोण, तथा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है, तथा जब आपतन कोण का मान, ठीक लिखते रहिएगा बेटा, तथा जब आपतन कोण का मान, तथा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, तथा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है, तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण, ठीक है लिख रहा है, लिखते रहिए भैया, तो अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर, तो अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर जाने लगती है, तो अपवर्तित के पृष्ठ से होकर जाने लगती है, ना लिखो भैया, फिर ऊपर लिख देते हैं, तो अपवर्तित किरण कहां से होकर जाने लगती है, पृष्ठ से होकर जाने लगती है, इतना लिखे भैया। देखो आगे लिखते हैं भैया, इसको रबर रहता लिख लीजिए भैया, आगे लिखते हैं,
पृष्ठ से होकर जाने लगती है। जब इसके आगे लिखिएगा भैया, इसके आगे से लिखिएगा, ठीक है। जब यहां से हम यहां नहीं जगह नहीं बची तो हम यहां लिख रहे हैं। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में तो अपवर्तित किरण बेटा क्या, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। बेटा बात समझ पा रहे कि नहीं। जब क्या कहा, इसमें होता क्या है, एक बार और समझ लीजिएगा। आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा फिर पुनः आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर जाने लगती है। उसके बाद जब अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर जाने लगती है, उसके बाद फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। तो जब फिर आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तित किरण क्योंकि पृष्ठ से होकर ऑलरेडी से जा रही है तो ये ऊपर की ओर ही बढ़ती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि सघन से आई थी किरण नंबर 3 और सघन में ही वापस लौट गई। देखो भाई किरण नंबर 3 किससे आई थी, सघन माध्यम से ही तो आई थी किरण, और ये क्या हो सघन में वापस लौट गई। बात क्लियर हो गई नहीं है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए समझ होना क्या चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, यहां से आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा जब आपतन कोण का मान ये वाला क्रांतिक कोण, यानी कि ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है तब अपवर्तित किरण क्या हो जाती है बेटा, पृष्ठ से होकर जाने लगती है। बात समझते हैं, तो अपवर्तित किरण क्या पृष्ठ से होकर जाने लगती है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। भाई इस पे क्या हुआ हमारा क्रांतिक कोण, इतने एंगल पे ये क्रांतिक कोण हुआ था ना, इतने एंगल पे ना ये ऐसी हुआ था ना, इतने पर इतना ऐसी हुआ, तभी तो क्रांतिक कोण बनता। यहाँ 90 डिग्री बन गया था दूसरी किरण से, भाई यहाँ 90 डिग्री बन गया था और यहाँ पे क्या हो गया था, ये ऐसी हो गया था। फिर क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। यानी कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और आप लोगों में तो समझ में आ भी गया होगा। और समझाए एक बार, बताओ भाई, समझाया जाए? ठीक है, एक बार भाई और बोल देते हैं। जब देखो लिखते हैं, यदि प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है तो अपवर्तित किरण क्या हो जाने लगती है, उसी पृष्ठ से जाने लगती है। तो अपवर्तित किरण पृष्ठ से होकर जाने लगती है। ठीक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्या होता है बेटा, क्रांतिक कोण से
अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण क्या होती, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं, जिसे पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में कि नहीं? आगे चलते हैं भैया, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें लिखते हैं। बात समझ में कि नहीं? क्या लिखते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। देखो भैया अगले निकाले दिमाग से, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। देखो इसकी कंडीशन क्या क्या है कि पूर्णांतिक परावर्तन बनेगा तब आगे कौन सी शर्त होगा तभी पूर्णांतिक परावर्तन होगा, अन्यथा पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्णांतिक परावर्तन किसी के आगे बढ़ा देना है, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। बेटा पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें लेकिन पढ़ गए सब लोगों की। देखिए भैया ये क्या होती है, पूर्णांतिक परावर्तन की शर्त क्या होनी चाहिए कि पूर्णांतिक परावर्तन तभी होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि पूर्णांतिक परावर्तन तभी संभव होगा जब वो पूर्णांतिक परावर्तन होने के लिए वो दोनों शर्तें क्या हो रही हैं, इनका पालन कर रहे हैं। देखिए कैसे, पहली शर्त तो हमने आपको पहली कंडीशन बता ही दी थी, जब प्रकाश की किरण क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण कैसे जानी चाहिए, पूर्णांतिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये इसकी क्या होगी, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त बेटा क्या है, पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण किसमें, सघन टू विरल में जानी चाहिए। कि प्रकाश की किरण क्या होना चाहिए, सघन से किसमें जानी चाहिए बेटा, विरल में जानी चाहिए। ये पहला इसका पहला रूल हो गया। पहली इसकी क्या है, शर्त है, पहली इसकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है, क्रांतिक कोण का मान, दूसरी शर्त समझ में कि नहीं, आप क्रांतिक कोण का मान किससे होना चाहिए, अपवर्तन कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त लिखो, पहले क्या होती है, सघन से विरल में जाना चाहिए, क्रांतिक कोण नहीं, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्या, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे आपतन कोण होगा ना, तो ये जो एंगल है ये आपतन कोण बनता है, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, यदि कोई भी इन दो कंडीशनों को पालन करता है, फॉलो करता है, तभी जाके पूर्णांतिक परावर्तन संभव होगा। पहला क्या, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान, जो यहाँ पे एंगल बनता है आपतन कोण, जो जिसको हम कैसे लिखते थे, आई से, आपतन कोण का मान बेटा क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। राइट, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इस बात को भी लिख लेते हैं जल्दी से भैया, आ जाओ देखो, पूर्णांतिक परावर्तन की कितना चैप्टर भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, पूर्णांतिक परावर्तन की निम्नलिखित दो शर्तें। बस यदि कोई इन दो शर्तों को फॉलो करेगा, इन दो कंडीशनों को मानेगा, तो वहां से पूर्णांतिक परावर्तन संभव है। नंबर एक कौन सा पॉइंट हमने क्या था भैया, अभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण बेटा सघन माध्यम से विरल, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा नियम बेटा लिखते हैं, ये नीचे लिख रहे हैं, दूसरा नियम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान लगाओ, क्रांतिक कोण के मान के, क्रांतिक कोण के मान से, क्या बेटा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए या अधिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में कि नहीं, आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। यदि कोई इन दो शर्तों को क्या पालन करेगा, यदि कोई भी इन दो शर्तों का पालन करता है तो हमारा पूर्णांकित परावर्तन संभव होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांकित परावर्तन क्या होता है, और दोनों हेडिंग आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया कि नहीं? आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, शेयर भी करें, और क्या कमेंट भी जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और लाइक करते हैं तो क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और पढ़ाने में अच्छे से मन लगता है। तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते जरूर रहें। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।